World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट पर आपके साथ चर्चा करूंगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदिवासी महिला और उसके उत्तराधिकारियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए 150 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून का सहारा लिया है, जो कहता है कि जब किसी बारे में कोई कानून नहीं होगा, यानी कानून की शून्यता होगी, उस समय कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए समानता, अच्छे विवेक और न्याय के सिद्धांत पर फैसला करेगा। तो इस मामले में जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून का सहारा लेकर के फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि आदिवासी महिला पैतृक संपत्ति में बराबरी के हिस्से की हकदार है। सिर्फ आदिवासी महिला ही नहीं, बल्कि उससे उसके उत्तराधिकारी भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होंगे। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही जजमेंट है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको केस का नाम बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट में लगा था और जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो वो केस था रामचरण एवं अन्य बनाम सुखराम, इस नाम से केस लगा था। जो फैसला है, वो फैसला अगर आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पर ढूंढेंगे तो 17 जुलाई के फैसले में रामचरण बनाम सुखराम आ जाएगा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और ये फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 17 जुलाई को दिया है। तो आप लोग अगर इस फैसले को देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर के ये विवरण डाल करके आप देख भी सकते हैं इस फैसले को। तो सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के गोंड आदिवासी, आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंड जो है वो आदिवासी समुदाय है, तो गोंड आदिवासी समुदाय की महिला के पैतृक संपत्ति में अधिकार पे मुहर लगाते हुए कहा है कि आदिवासी महिला और उसके उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति में बराबरी के हिस्से के हकदार हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। कोर्ट ने कहा है कि जब तक कानून में अन्यथा ना कहा गया हो, यानी स्पष्ट रूप से बेटी को संपत्ति में अधिकार की मनाही न की गई हो, तब तक संपत्ति में महिला और महिला के उत्तराधिकारियों के हक को नकारने से या उनको उनके हक से वंचित करने से लैंगिक विभाजन और भेदभाव बढ़ता है। यानी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना बेटी बेटे का, वो बढ़ता है। और कोर्ट ने आगे भी कहा कि इसे कानून द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। यानी कोर्ट का सीधा कहना है कि अगर कहीं स्पष्ट रूप से किसी कस्टम में, कस्टम प्रथा को कहते हैं क्योंकि आदिवासी जो हैं वो ज्यादातर अपनी प्रथाओं परंपराओं से चलते हैं और उनकी जो कस्टम्स हैं उनको कानून के बराबर मान्यता प्राप्त है। तो अगर कस्टम में या कानून में स्पष्ट रूप से ये मना नहीं किया गया है कि बेटी को अधिकार संपत्ति में नहीं मिलेगा, तो उसमें अगर आप अपना अनुमान लगा करके ऐसा करते हैं या महिला को या बेटी को उसके अधिकार से, उसकी हिस्सेदारी से वंचित करते हैं, तो इससे जो है वो भेदभाव जो है, लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सीधे, और ये भी बताया है कि कानून के जरिए इसको दूर किया जाना चाहिए। यानी ये जो नसीहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सरकारों को दी है, संसद को दी है, कि ये बता दिया है कि इस कानून में यहाँ पर ये कमी है, इसको आप दूर करिए। तो ये उनके लिए है कि इसको कानून की तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के गोंड आदिवासी समुदाय की महिला और उसके अधिकारियों के पैतृक संपत्ति पर कानूनी अधिकार की मुहर लगाने वाला ये फैसला 150 साल पुराने कानून में अदालत को मिली पूर्ण न्याय करने की विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुनाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पर कुछ भी नहीं था, नीचे से निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक सिर्फ ये कह करके मुकदमा खारिज कर देता है कि इस मामले में तो ना कानूनी प्रावधान है कि बेटी को संपत्ति में अधिकार मिलेगा और ना ही इस बारे में कोई कस्टम, ये लोग कोई ऐसी प्रथा पेश कर पाए हैं कि गोंड आदिवासी समुदाय जो है, जिसके ये लोग हैं याचिकाकर्ता, उसमें महिला का अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार है।
तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला, उसने 150 साल पुराने कानून में जो न्याय करने की विशेष शक्ति मिली है, जिसमें कहा गया है कि जब कोई कानून नहीं होगा, कानून की शून्यता होगी, तो अदालत जो है वो पूर्ण न्याय करने के लिए विवेक का, अच्छे विवेक का, बराबरी के अधिकार का और न्याय के सिद्धांत के आधार पर फैसला सुनाएंगी। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण इस फैसले में जिस पर विचार किया है और व्यवस्था दी है, वो है संविधान में सभी नागरिकों को मिले बराबरी के, समानता के अधिकार की, और जो लिंग, भाषा, वर्ग, जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न किए जाने की जो मनाही की गई है, यानी अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 15 जो लिंग, जाति, भाषा इन आधारों पर किसी भी तरीके के भेदभाव की मनाही करता है, उनको भी आधार बनाते हुए ये फैसला सुनाया है और आदिवासी महिला को पैतृक संपत्ति में हक दिया है और उसके उत्तराधिकारियों को हक दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गोंड समुदाय की महिला थी धैया, उसका नाम था महिला का धैया, और उसके उत्तराधिकारियों की इस मामले में याचिका थी निचली अदालत में। धैया के जो उत्तराधिकारी यानी बेटी जो थे, उन्होंने नाना की संपत्ति पर अधिकार मांगा था और कहा था पार्टीशन कर दिया जाए, क्योंकि मेरी माँ का अधिकार था तो मेरा भी अधिकार है और मेरे हिस्से का बंटवारा कर दिया जाए। ये एक सूट जो था उन्होंने निचली अदालत में डाला था, लेकिन निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक जो था उन्होंने उसको अधिकार नहीं दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको अधिकार दिया है और निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट तक का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और निचली अदालत और हाई कोर्ट ने क्यों नहीं दिया था इसको अधिकार? निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट तक ने ये माना था कि आदिवासी गोंड समुदाय की प्रथा में यानी कस्टम में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार की घोषणा का कोई जिक्र नहीं है, यानी उसके बारे में कोई कस्टम या प्रथा नहीं है और ना ही जो याचिकाकर्ता हैं, जो धैया के उत्तराधिकारी हैं, वो उसे साबित कर पाए हैं। तो इस आधार पर निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक ने उनका केस खारिज कर दिया था। तो ये केस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के लिए न्याय करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि कानून में गोंड आदिवासी जो महिला थी धैया, उसके पिता के संपत्ति में अधिकार देने वाला कोई कानून या प्रथा नहीं थी। जो गोंड समुदाय की महिला थी उसके उत्तराधिकारियों का मतलब जो नाना की संपत्ति में उन्होंने संपत्ति में हिस्सा मांगा था, उत्तराधिकार मांगा था, तो उन लोगों का ये कहना था कि अब हम लोगों ने हिंदू प्रथा अपना ली है, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो है हमारा हिस्सा बनना चाहिए और हमारी माँ का हिस्सा होगा, इसलिए हम उनके उत्तराधिकारी हैं तो हमारा भी हिस्सा होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक पेच फंस गया था, वो ये कि निचली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ने ये पाया कि हिंदू उत्तराधिकार कानून तो इसमें लागू ही नहीं होता है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 2 विशेष रूप से घोषित करती है कि ये कानून अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर लागू नहीं होगा। तो ये जो गोंड जाति के थे, गोंड समुदाय के आदिवासी थे, और जब आदिवासियों पर यह कानून लागू ही नहीं होता है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट तो इससे आउट हो गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी विशेष स्थिति होने पर 1875 का जो एक कानून है, सेंट्रल प्रोविंस लॉज एक्ट, उसके प्रावधानों में अदालत को मिली शक्ति जो है उस पर पूर्ण न्याय किया, उसका इस्तेमाल करते हुए पूर्ण न्याय किया। और इस मामले में जो फैसला लिखा है वो जस्टिस संजय करोल ने लिखा है पीठ की तरफ से, और इसमें 1875 के कानून की धारा 6 का उल्लेख किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो 1875 का कानून है उसकी धारा 6 कहती है कि जब किसी बारे में कोई कानून नहीं होगा, यानी कानून की शून्यता होगी, तो अदालत न्याय, समानता और अच्छे विवेक के अनुसार निर्णय लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होने पर और आदिवासी समुदाय में लागू प्रथा साबित करनी होती है, जो भी इस मामले में वो भी नहीं साबित हो पाई है, तो ना तो कानून है और ना प्रथा है जो साबित करे कि बेटी का पैतृक संपत्ति में हिस्सा होगा।
तो फिर इसमें जो है हम इस कानून को, जो 1875 का कानून है, इसके सिद्धांत को, न्याय के सिद्धांत को लागू करेंगे और इस पर हम विचार करा जाएगा। लेकिन अब यहां पर भी एक बहुत पेच फंस गया था। यहां पर यह पेच फंस गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये कस्टम नहीं है, निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बहुत कही खास, उसने कहा निचली अदालत ने अपने फैसले में एक अनुमान लगा लिया है। निचली अदालत ने यह अनुमान लगा लिया है कि जब कस्टम में स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा है कि बेटी का पैतृक संपत्ति में हिस्सा होगा, तो इसका मतलब है कि बेटी हिस्सेदारी से बाहर कर दी गई है, यानी बेटी का पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का ये अनुमान लगाना गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थिति तो इससे उलट भी हो सकती है, यानी अगर ये अनुमान लगाया जा सकता है, जो कस्टम मौन है उस जगह, जो प्रथा मौन है आदिवासी महिला के पैतृक संपत्ति में हक को लेकर के, तो उसको अगर आप ये अंदाज लगा रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कि उसको अधिकार ही नहीं है, वो एक्सक्लूड है, तो अंदाज और अनुमान तो दूसरा भी लग सकता है कि यानी कि अगर वो मौन है तो वो महिला जो है, बेटी है, वो उसमें शामिल है, वो एक्सक्लूड नहीं है, वो इंक्लूड है, यानी पुत्री का संपत्ति में हक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे तो निचली अदालत ये उम्मीद कर रही थी कि जिन्होंने याचिका दाखिल की है, उत्तराधिकारियों ने, वो साबित करें कि बेटी का हक संपत्ति में है, लेकिन इसका उलट भी हो सकता था कि कोर्ट ये कहती दूसरे पक्ष से, जो प्रतिवादी है, जो हक नहीं देना चाहते, उनसे कहती कि तुम साबित करो कि बेटी का हक नहीं है संपत्ति में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जजमेंट में लिखी है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये वैसी ही बात है कि आप जो एक गिलास आधा पानी है एक गिलास में, उसको आप कैसे देखते हैं, पूरा भर आधा खाली देखते हैं या आधा भरा देखते हैं, ये उसी तरह की बात है। तो कोर्ट ने बिल्कुल उलट बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये इन लोगों ने अनुमान लगा लिया निचली अदालत ने कि बेटी एक्सक्लूड कर दी गई है कस्टम से, वो लगता है कि इन्होंने हिंदू कानून जो है पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति का, उसके आधार पर सोच से प्रवृत्ति ली है, लेकिन इस मामले में तो वो कानून लागू ही नहीं होता है, तो फिर उस कानून का कोई इसमें स्थान भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में कोई कानून या सामुदायिक प्रथा लागू नहीं होती है, तो फिर कोर्ट समानता, अच्छे विवेक के सिद्धांत पर चलेगा। कानून की शून्यता पर 1875 के कानून के प्राविधान लागू होंगे। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे विचार करेंगे, लेकिन इसमें भी एक पेच था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुलझाया है। अब देखिए इसमें क्या पेच फंसा था। इसमें पेच ये फंसा था कि निचली अदालत ने भी इस बात पे विचार किया था, वहां भी उठा था ये मुद्दा, लेकिन अदालत ने ये दर्ज किया आदेश में कि जिस कानून की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है 150 साल पुराने की, 1875 के कानून की, जिसमें अदालत को विशेष शक्तियां दी गई हैं कि कानून की शून्यता में किसी मामले में न्याय करने की, वो कानून तो 2018 में, मार्च 2018 में निरस्त हो चुका है। आपको मालूम होगा कि आजकल सरकार जो है कि अपने देश में बहुतायत में बहुत कानून हो गए, तो पुराने बेकार हो चुके कानूनों को जो है वो आजकल रद्द किया जा रहा है, निरस्त किया जा रहा है। तो ये कानून भी 2018 में निरस्त हो चुका था, जिसके आधार पर फैसला देना था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी महिला को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने का रास्ता भी ढूंढा। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त हुए कानून की व्याख्या की और उसने कहा कि इस कानून की जो एक धारा है वो ये कहती है कि ये कानून उस मामले में लागू नहीं होगा जिनमें कि कानून निरस्त होने से पहले कोई अधिकार अर्जित कर लिया गया होगा। तो ये जो बात है, ये जो धारा 4 है निरस्त हुए कानून की, उसकी व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो कह रही है धारा कि उन मामलों में ये निरस्त कानून प्रभावी नहीं होगा जिनमें कि अधिकार इस कानून के निरस्त होने से पहले अर्जित कर लिए गए हैं। तो कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि इस मामले में, जो मौजूदा मामला है, उसमें ये निरस्त होना कानून का प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि ये कानून जो निरस्त हुआ है उसके 30 साल पहले
याचिकाकर्ता की मां जो दहिया थी, उसने पिता की मृत्यु होने पर संपत्ति में अपना अधिकार अर्जित कर लिया था। यानी जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई तो निश्चित तौर पर जो भी उत्तराधिकारी होते हैं, कानूनी वारिस होते हैं, उनका संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में हिस्सा होता है। वो हिस्सा अर्जित हो जाता, अपने आप सहभागिता हो जाती है, अधिकार बन जाता है। तो उसने कहा वो अधिकार तो उन्होंने 30 साल पहले अर्जित कर लिया, तो इसलिए ये जो कानून है वो इस पर निरस्त होने का प्रभाव नहीं होगा। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, जो समानता का अधिकार देता है, सभी नागरिकों को देश के समानता का अधिकार देता है, और दूसरा है अनुच्छेद 15 जो ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दोनों मौलिक अधिकार हैं जो संविधान में सभी नागरिकों को मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों अनुच्छेदों को आधार बनाते हुए समानता के जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, उसको लागू करते हुए आदिवासी महिला के उत्तराधिकारियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने पर अपनी मुहर लगाई है, यानी अधिकार दिया है। कोर्ट ने कहा कि कस्टम यानी प्रथा में जिक्र ना होने पर भी आदिवासी महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार करना उसका अपने भाइयों और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ जो उसे समानता का अधिकार मिला है उसका उल्लंघन होता है, उल्लंघन होगा। यानी आप मना नहीं कर सकते बेटी को अधिकार देने से, वो चाहे जो हो। तो ये जो फैसला है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भविष्य के लिए व्यवस्था तय हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी महिला को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए एक रास्ता बता दिया है। इसलिए ये फैसला लैंडमार्क है। रास्ता ये देखिए कि ये कैसा डेडलॉक था कि कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, कोई कस्टम नहीं थी जिससे उस महिला को जो है वो पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता, ये अपने ही पिता की संपत्ति में अधिकार से वो अलग थी और उसके जो उत्तराधिकारी हैं, कानूनी वारिस हैं, वो भी बाहर हो गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक रास्ता निकाला है और ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो आगे व्यवस्था तय करता है और इसीलिए मैंने आज इस पर आप लोगों के साथ चर्चा की है। तो आज बस इतना ही, फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण जजमेंट आएगा तो मैं आपको उससे अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।